अ, बुशरा जी, कल का दिन बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। इतिहास इसको इसी रूप में याद करेगा। गुजरात के की हिंसा के दौरान या उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीरो बंसी बजा रहा था जब रोम जल रहा था, और कल जो हाल है उसको देखकर हम कह सकते हैं कि जब मणिपुर जल रहा था तो नीरो ठहाके लगा रहा था, चुटकुले सुना रहा था, और उससे भी बड़ी बात, इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहा था। भारत के प्रधानमंत्री ने कल संसद में खड़े होकर झूठ की जो इंतहा पेश की है और जो बातें कही हैं वो शर्मसार कर देने वाली हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए जो कहा कि एओ ह्यूम ने उसकी स्थापना की थी, तो वो भूल गए कि उसी कांग्रेस में तिलक भी थे, गांधी जी भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे। ये सारे अध्यक्ष हुए हैं, पटेल ये भी अध्यक्ष हुए। नेहरू का नाम लेना तो कोई मतलब नहीं है मोदी जी के सामने। ये सारे लोग, तो कांग्रेस तो एओ ह्यूम ने स्थापित किया था एक तरह से सेफ्टी वॉल के रूप में। बिल्कुल सही बात है कि आप अर्जी लिखिए अंग्रेजों से और अपने लिए कुछ मांगिए, लेकिन गांधी जी आए और उसके पहले तिलक के जमाने से ही, जब स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जैसा नारा लगा, जब गांधी जी आए और उन्होंने कांग्रेस के उस एक छोटे मोटे क्लब के रूप में, जो उसके शहरी क्लब के रूप में जो उसका चरित्र था, उसको बदलकर एक राष्ट्रव्यापी चरित्र में तब्दील किया। खासतौर पर गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, सबको शामिल किया। तब वो आजादी का एक बड़ा आंदोलन बना। वो 1920 तक गए, पर भूल जाते हैं कि कांग्रेस ने तो एओ ह्यूम की कांग्रेस के पूरे चरित्र को बदल दिया। 1930 में जब लाहौर में रावी के तट पर जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ और उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग मानी गई, कहा गया कि इस मांग को लेकर अब आंदोलन होगा, पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य को इस देश से उखाड़ फेंका जाएगा, तब उस समय आप लोग यानी मोदी जी के पुरखे क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का साथ दे रहे। कल के भाषण में कांग्रेस पर जो उन्होंने हमला किया है वो दरअसल भारत के संविधान, संविधान सभा और स्वतंत्रता आंदोलन पर हमला किया है। और ये सिर्फ वो कुंठित लोग ही कर सकते हैं जिन्होंने भारत के आजादी के आंदोलन के साथ गद्दारी की हो, और आरएसएस ने, बीजेपी के वैचारिक पुरखों ने यह गद्दारी की है। इनके जितने भी प्रणेता रहे, जितने भी बड़े बड़े इनके नायक रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल था, अभी 80 साल बाद प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल किया। लेकिन जब वाकई भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के की सरकार में मंत्री थे और वायसराय के सामने योजनाएं पेश कर रहे थे कि कैसे इस आंदोलन को कुचलना है। ये लोग 42 से 45 के बीच जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज लेकर आ रहे थे तो ये कैंप लगा रहे थे अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने का। तो पूरे आजादी के आंदोलन के दौरान देश की पूरी उस लड़ाई के साथ गद्दारी करने वाले, तिरंगे का विरोध करने वाले, संविधान का विरोध करने वाले आज कांग्रेस पर इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मिजोरम को लेकर जो उन्होंने कहा, यह तो इंतहा है। अरे भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के कुछ समय बाद ही उस समय की जो स्थिति थी उसका फायदा उठाकर जो उस समय मिजो नेशनल फ्रंट था उसने भारत से अलग होने की मांग पेश कर दी। 24 जनवरी को इंदिरा जी 1966 में प्रधानमंत्री बनी और 29 फरवरी को मिजो नेशनल फ्रंट ने भारत से आजादी की घोषणा कर दी। उस समय कोई भी सरकार होती तो क्या करती वो? उन्होंने सुकर्णो को पत्र लिखा, लाल डेंगा ने, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे, और कहा कि हम भारत से अलग हो रहे हैं, हमारी मदद करिए। चीन, पाकिस्तान, सबका उन्हें मदद मिल रही थी। उस समय 5 मार्च 1966 को भारतीय वायुसेना ने वहां कार्रवाई की, इंदिरा जी ने कार्रवाई की, जो तुरंत कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री बनी थी। कोई भी प्रधानमंत्री होता तो अगर कोई हिस्सा देश से अलग होने की बात करता है, कोई संगठन उसके लिए सैन्य चुनौती पेश करता है, तो आपको उसको सैन्य चुनौती को सैन्यवादी तरीके से ही तो आप उसका मुकाबला करेंगे। और पूरे उस अभियान में सिर्फ 13 नागरिकों की मृत्यु हुई थी, जिन्हें हम आम नागरिक कहते हैं। और आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वहां नागरिकों पर बम बरसाए गए। कौन से नागरिक? और आप यानी जो मिजो भारत से अलग होने वाली जो धारा थी उनके समर्थन में आज आप खड़े हैं इंदिरा जी पर हमला करने के चक्कर में। तो इस देश की तमाम वो प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया इस देश की एकता और अखंडता के लिए, उन पर आप इस तरह से बेशर्मी से झूठ बोलकर हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को शायद यही नहीं पता कि वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं, वो पूरे देशवासियों के सबसे बड़े नेता हैं, वो मणिपुर के भी प्रधानमंत्री हैं। और अगर मणिपुर जल रहा है तो फिर उस पर पानी डालना,
जख्मों पर मरहम लगाना उनकी पहली जिम्मेदारी है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम ये बात पता नहीं कब देख पाएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी सचमुच एक प्रधानमंत्री को जैसा होना चाहिए वो बोलना कब से भरा हुआ है, जिन्हें अपने जमाने में ये लगा था कि अब बस उनके बाद कुछ नहीं या उनसे बड़ा कुछ नहीं, पर आज उनके कंकाल अगर कब्र में हैं तो पड़े हुए हैं, चींटियां खा रही होंगी उनको और बाकी वो राख हो गए होंगे। न जाने कितने लोग इस भाषा और इस भंगिमा के साथ लगातार इतिहास के मोड़ पर मिलते रहे हैं और इतिहास के कूड़ेदान में जाते रहे हैं। चुनाव जीत जाना एक बात है, चुनाव जीत कौन सकता है नहीं सकता है उसकी बहुत से कारण होते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। पर अगर उसके साथ ये बता देते वो कि उनकी जीत से भारत की जनता का या भारत का कितना भला हुआ। उन्होंने ही कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने ही कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौजवानों को रोजगार देंगे। उन्होंने ही जिस तरह से वायदे जो इस देश में किए, मैं 15 लाख वाली बात तो नहीं दोहराऊंगा क्योंकि उसको तो खुद ही जुमला कह चुके हैं उनके ही गृह मंत्री जी, लेकिन ये तो उन्होंने कहा ही था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। पर मैंने अपनी उम्र में इस उम्र में आकर जबकि मैं आधी सदी से ज्यादा जीवन जी चुका हूं तो टमाटर को 300 रुपए बिकते मैंने नहीं देखा, 200 रुपए की दाल बिकते नहीं देखा है प्रति किलो। तेल का, पेट्रोल का, डीजल का, खाने के तेल का वगैरह वगैरह जो दाम है, जो एक आम आदमी की जिंदगी में जो उसके जीवित रहने के लिए जो जरूरियात हैं उसमें क्या तरक्की हुई है। वो कह रहे थे हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से घूम रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या रेट हो गए, क्योंकि हवाई जहाज से चलना, अफोर्ड कर पाना, मतलब मेरे लिए तो खैर वो संभव ही नहीं हो पाता, पर हवाई चप्पल है मेरे पास। ये कुछ भी बोल सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा कि बवाल, उस फिल्म में एक डायलॉग है कि माहौल ऐसा बनाओ कि लोग रिजल्ट के बारे में बात मत करें। एकदम दुरुस्त बात। संसद में नारे लग रहे हैं मोदी मोदी, वो एक तरफ से बोल रहे हैं, वो दूसरी तरफ से बोल रहे हैं, जैसे रैली हो रही है। संसदीय इतिहास में जो संसदीय बहसों का भी इतिहास है, जो उसकी परंपराएं हैं और उसकी गंभीरता है, उस सब पर कल उन्होंने मिट्टी का तेल डालकर बाकायदा माचिस लगाई। और जैसा अभी मित्र ने कहा कि पूरा जो कीर्तन मंडली थी वो उसको वाह 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 ठेका दे रही थी, संपुट दोहरा रही थी। क्या होगा इस देश का? अब तो यह है कि इन्हें चुनाव भी शायद बहुत तकलीफ दे रहे हैं। आज आपने उस बिल के बारे में सुना ही होगा कि अब इन्हें चुनाव, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके चयन में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी उपस्थिति खल रही है। वो कह रहे हैं उनकी जरूरत नहीं है, केवल नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री और एक कोई उनके द्वारा चुने हुए कैबिनेट मिनिस्टर के तहत वो आएगा, यानी जो चुनाव आयुक्त चुना जाएगा वो सीधे सीधे सरकार की इच्छाओं के हिसाब से होगा कुल मिला के। तो न्यायपालिका पर भी वो टिप्पणी कर रहे हैं। भाषण में भी कल न्यायपालिका को उन्होंने एक तरह से इशारे में कुछ कहा है, अगर आपको याद होगा। रुक गए लेकिन उन्होंने इशारे में कह दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि मणिपुर को लेकर अदालत का, उन्होंने कहा कि मणिपुर को लेकर अदालत का एक फैसला आया है और हमें पता है अदालतें कैसे काम कर रही हैं। अब अब सोचिए, ये सीधे सीधे जिस मणिपुर को लेकर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वहां व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए उसने वहां पर एसआईटी का मसला हो या 3 महिला जजों की नियुक्ति का मसला हो, वो सब जिस तरह से किया है उससे स्पष्ट है कि डबल इंजन की जिस सरकार का दावा किया जा रहा था बीजेपी की ओर से मणिपुर में, वो डबल इंजन की सरकार दरअसल न जाने कब पटरी से उतर गई है, बल्कि किसी नदी में किसी पुल से नीचे जाकर इंजन सारे पड़े हुए हैं। और बजाय इसके कि उस पर शर्मिंदा हो, हमारे प्रधानमंत्री सीधे सुप्रीम कोर्ट की ओर इशारा कर रहे हैं, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो इनके लिए तो चुनाव भी अब एक हर्डल है, न्यायपालिका भी एक हर्डल है, तो अंततः लोकतंत्र ही इनके लिए एक हर्डल है। इनके लिए लोकतंत्र एक बाधा है। और इसीलिए संविधान पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस तरह से पंगु बना दिया गया है, वो बताता है कि भारत एक दरअसल इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी आज आप कहां खड़े हैं? 108वें नंबर पर। और कहा जा रहा है कि भारत तो आंशिक
लोकतांत्रिक देशों की स्थिति में है कि यहाँ आंशिक लोकतंत्र है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि एक तरफ आप अपने को लोकतंत्र की जननी बताएं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताएं, और जो मानक है उस पर जब कसा जाए तो आप आंशिक लोकतंत्रों की श्रेणी में आए। धीरे धीरे बनाना रिपब्लिक की ओर आप बढ़ते नजर आ रहे हैं, जहां की सरकार और जहां का मीडिया हर क्षण हर जगह दंगा ही कराने में जुटा हुआ है। तो आइडिया ऑफ इंडिया को लगातार क्रश करके भारत की जनता के बीच नफरत का निरंतर प्रवाह पैदा करके ये अगर राजनीतिक अपनी सफलता प्राप्त करना, अगर इन्हें इसमें बड़ा सुख मिल रहा है, तो फिर ये इस देश को राख करके शासन करना चाहते हैं। ये इस देश की आत्मा, इस देश की खूबसूरती, इस देश की हरियाली, इस देश का हर सौंदर्य, हर वैभव नष्ट करके मानेंगे। राजेश जी, हम ये